सेंट्रल जेल में कैद औरतों की नाभि में रात को 12 बजे के बाद देसी घी क्यों डाला जाता है, वजह जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये एक ऐसा राज था जिसे सालों से जेलर ने छुपा रखा था। ए लड़की, अगर अपनी जान प्यारी है तो आंखें बंद करके चुपचाप लेट जा, क्योंकि अब वो आने वाली है। ये पहला वाक्य था जो सेंट्रल जेल के महिला वार्ड में कदम रखते ही मेरे कानों में पड़ा और मेरी रूह तक कांप गई। मैं सुहाना, जिसे कुछ ही घंटे पहले अपने पति के कत्ल के झूठे इल्जाम में यहां लाया गया था, सहमकर दीवार के साथ चिपक गई। आवाज देने वाली औरत अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज बता रही थी कि इस जेल में कोई बहुत बड़ा डर छिपा हुआ है, जिसका सामना हर किसी के बस की बात नहीं। बाहर तेज आंधी चल रही थी और अंदर कैद औरतें अपनी फटी पुरानी रजाइयों में इस तरह दुबकी हुई थीं जैसे कोई शिकारी उनके ऊपर मंडरा रहा हो। पूरे वार्ड में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। मैं अभी इस माहौल को समझ ही रही थी कि अचानक गलियारे में भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। टक टक टक। ये किसी इंसान के चलने की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही हो। तभी पास बैठी एक कैदी रोशनी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, ये मैडम कविता हैं, किसी को नहीं छोड़ती। आज देखना किसकी किस्मत में काली रात लिखी है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो कैदियों की नाभि में देसी घी डालती हैं और फिर उनका सब कुछ छीन लेती हैं। अपनी आंखें बंद कर ले सुहाना, वरना तू जीते जी मर जाएगी। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें जैसे मुझे निगलने को तैयार थीं और रोशनी की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं एक साधारण सी घर की लड़की थी जिसकी जिंदगी एक ही रात में बर्बाद हो गई थी। मेरे ससुराल वालों ने जायदाद के लालच में मेरे ही पति का कत्ल कर दिया और इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया। मेरा छोटा बच्चा भी मुझसे छीन लिया गया। लेकिन यहाँ जेल में जो डर महसूस हो रहा था वो पुलिस के थाने की मारपीट से भी कहीं ज्यादा भयानक था। जेल में ये बात फैली हुई थी कि मैडम कविता कोई साधारण जेलर नहीं है, बल्कि वो काला जादू करती हैं और रात के अंधेरे में कैद औरतों पर ऐसे प्रयोग करती हैं जिससे उनकी याददाश्त चली जाती है या वो हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। वो नाभि में देसी घी डालती हैं। ये सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं सोचने लगी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? घी से कोई किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन जब मैंने बाकी औरतों की आंखों में असली डर देखा तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे कोई खुलकर बताने की हिम्मत नहीं करता। रोशनी ने धीरे से बताया, जिस बैरक का ताला रात में खुलता है, सुबह वहां से निकलने वाली औरत जिंदा तो होती है, लेकिन वो सिर्फ एक खाली शरीर बनकर रह जाती है। न रोती है, न हंसती है, बस जिंदा लाश बन जाती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या आज मेरी बारी है। अगली सुबह जब सभी कैदियों को गिनती के लिए लाइन में खड़ा किया गया, तब मैंने पहली बार उस औरत को देखा जिसका नाम सुनकर ही सब कांपते थे, मैडम कविता। वो एक सख्त और दबंग औरत थी। उसकी वर्दी इतनी करीने से पहनी हुई थी कि उसे देखकर ही डर लगने लगता था। उसके हाथ में हमेशा एक पतली सी छड़ी रहती थी जिससे वो बिना कुछ कहे ही कैदियों को आदेश देती थी। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी, जैसे वो सिर्फ डर फैलाने के लिए ही बनी हो। दिन के उजाले में वो एक सख्त सरकारी अफसर लगती थी, लेकिन उसके हर कदम के साथ वही टक टक की आवाज गूंजती थी जो रात में मेरे दिल को दहला गई थी। जब वो मेरे सामने आकर रुकी तो उसने अपनी छड़ी मेरी ठोड़ी के नीचे रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी ठंडी और घूरती हुई नजरें सीधे मेरी आंखों में उतर गईं और उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे अंदर छिपे हर डर, हर राज को पढ़ लिया हो। मेरी सांसें रुक गईं और दिल ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है सुहाना। उनकी आंखों में एक ऐसी शक्ति और ठंडापन था कि मेरा खून जैसे जमने लगा। उन्होंने बिना किसी भाव के कांस्टेबल से पूछा, ये नई लड़की है, इसे समझा देना कि यहाँ बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है, वरना रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। उनका ये वाक्य एक साफ चेतावनी था जिसने मेरे पूरे शरीर में डर भर दिया। वहां खड़ी सारी औरतें सिर झुकाकर खड़ी थीं।
जैसे उनके सामने कोई बहुत बड़ा जालिम खड़ा हो। वो चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी मौजूदगी खत्म नहीं हुई। एक अजीब सी गंध, देसी घी और किसी पुरानी दवा की मिली-जुली हवा भी अब हवा में तैर रही थी और मेरे दिमाग पर छा गई थी। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। दिन बीतता गया, लेकिन मेरी बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। अपने बच्चे की याद मुझे अंदर से तोड़ रही थी और जेल की ये दीवारें जैसे मेरा दम घोंट रही थी। तभी मेरी नजर बैरक नंबर 4 की तरफ गई। कल रात जिसका ताला खुला था, वहां बैठी एक जवान लड़की आज बिल्कुल चुप थी। वो लड़की जो कल तक अपने केस के बारे में रो रो कर सबको बता रही थी, आज उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो बस एक ही जगह देखे जा रही थी, बिल्कुल बेजान, जैसे उसके अंदर की आत्मा ही खत्म हो गई हो। ये देखकर मेरा डर और पक्का हो गया कि मैडम कविता सच में रात के अंधेरे में कुछ भयानक करती हैं। मैंने फिर से रोशनी से पूछा, क्या सच में वो घी डालने से ऐसा होता है? रोशनी ने डरते हुए इधर उधर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, वो सिर्फ घी नहीं होता, वो कुछ और होता है। कोई ऐसा खेल जिससे इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर वो औरत कभी शिकायत नहीं करती, अपने हक के लिए नहीं लड़ती, बस मैडम के इशारों पर चलने लगती है, जैसे कोई कठपुतली। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। आज रात वो इधर ना आए, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि आज की रात मेरे लिए कुछ बहुत बुरा लेकर आने वाली है। मैडम कविता की वो ठंडी नजरें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं और मुझे लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे अपना अगला शिकार चुन लिया है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। रात के ठीक 12 बजे पूरा महिला वार्ड कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। अचानक लोहे के बड़े गेट के खुलने की आवाज गूंजी। मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरे कान पूरी तरह से जाग रहे थे। धीरे धीरे कदमों की आवाज पास आती गई, टक टक टक। वो आवाज मेरे बैरक के सामने आकर रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, फिर चाबियों की छन छन सुनाई दी और ताला खुलने की खुरदरी आवाज गूंजी। दरवाजा खुला और भारी जूतों की आवाज सीधे मेरे सिरहाने पर आकर रुक गई। मेरी बंद पलकों के पीछे हल्की रोशनी महसूस हो रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। अचानक एक ठंडा और सख्त हाथ मेरे माथे पर रखा गया और फिर वही भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी, उठ जाओ सुहाना, मुझे पता है तुम जाग रही हो। सीधे लेटो और अपनी कमीज पेट से ऊपर करो, अब तुम्हारी बारी है। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैंने डरते हुए आंखें खोली और देखा मैडम कविता के हाथ में वही डिब्बी थी, देसी घी की, जिसकी गंध अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। नहीं मैडम, दया कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा छोटा बच्चा बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे मत मारिए। मैं रोते हुए उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया। उनकी वर्दी जितनी सख्त थी, उनका लहजा उससे भी ज्यादा ठंडा था। चुप रहो, यह अदालत नहीं है जहां तुम अपनी सफाई दोगी। ये मेरी जेल है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। उस पल मुझे समझ आ गया कि आज की रात सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है और शायद सबसे भयानक सच भी आज ही सामने आने वाला है। अगर एक भी शब्द बोला तो जुबान खींच लूंगी। उनकी भारी और सख्त आवाज ने मेरे पूरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ा दी। सीधे लेट जाओ और वही करो जो मैं कह रही हूँ। मैं कांपते हुए हाथों से पीछे हटकर उस मैले से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में जल रही लालटेन जैसी हल्की रोशनी दीवारों पर मैडम कविता का एक डरावना साया बना रही थी, जो किसी परछाई की तरह मेरे ऊपर झुका हुआ लग रहा था। उन्होंने अपनी जेब से वही छोटी स्टील की डिब्बी निकाली और धीरे धीरे उसे खोलने लगी। बाहर ताले के खड़कने और जंजीरों की आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे पूरा यकीन था कि अब वो कोई जलती हुई चीज या कोई जहरीला पदार्थ निकालेंगी जो मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन इतनी जोर से धड़क रहा था
जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। तभी उनकी ठंडी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। अपनी सांसों पर काबू रखो लड़की, अगर जरा भी हिली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगले ही पल मुझे अपनी नाभि के पास एक अजीब सी ठंडक और चिकनाहट महसूस हुई। मैं जो किसी भयानक दर्द के लिए तैयार थी, उस नरम स्पर्श से एक पल के लिए हैरान रह गई। उन्होंने अपनी उंगलियों पर देसी घी लगाया था और बहुत धीरे धीरे, बड़े सधे हुए तरीके से मेरी नाभि के चारों ओर गोल गोल घुमाते हुए मालिश करने लगी। ये सब इतना अचानक और अलग था कि कुछ पल के लिए मैं अपना सारा डर और दर्द भूल गई। कमरे में देसी घी की हल्की मीठी खुशबू फैल गई, जो इस घुटन भरी जेल की बदबू के बीच किसी राहत जैसी लग रही थी। मैडम कविता की उंगलियां जैसे कोई जादू कर रही थी। पिछले कई दिनों से जो तनाव, डर और घबराहट मेरे अंदर जमा थी, वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। मेरे सिर पर जो भारीपन था, जैसे दिमाग फट जाएगा, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने हल्की सी आंख खोलकर उनकी तरफ देखा। वो पूरे ध्यान से अपना काम कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब वो शक्ति नहीं थी जो दिन में दिखती थी, बल्कि वहां एक गहरी थकान, एक दर्द और एक अजीब सी ममता थी, जैसे किसी माँ के हाथों में होती है। मेरी पलकों पर नींद उतरने लगी और मैं धीरे धीरे एक गहरी सुकून भरी नींद में डूब गई। ऐसी नींद जो मैंने कई दिनों से महसूस ही नहीं की थी। क्या बात है, रात को मैडम ने तुझे कोई जादू कर दिया तो क्या? अभी तक मुर्दों की तरह पड़ी है। रोशनी की तेज आवाज और उसके झटके ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। बैरक की सलाखों से आती तेज धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने हैरानी से अपने हाथ पैर देखे। मेरा शरीर जो कल तक दर्द से टूट रहा था, आज हल्का लग रहा था। मेरे सिर का वो भयानक दर्द जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था, वो भी गायब था। सारी कैदी औरतें मुझे घूर रही थी, जैसे मैं कोई अजीब सी चीज बन गई हूं। रोशनी मेरे पास आई और धीरे से बोली, क्या हुआ था रात को? क्या उसने तुझ पर जादू कर दिया? तू तो बिल्कुल बदल गई। लग रही है तेरी आंखों का वो डर ही कहीं चला गया है। मैं उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्या सच में वो इतनी क्रूर जेलर है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जो किसी को दिखाई नहीं देता? मैं चुपचाप बैठी सोचती रही कि जो औरत दिन में सबके लिए डर का नाम है, वही रात में इतनी नरम कैसे हो सकती है? और क्या सच में वो घी कोई जादू नहीं, बल्कि किसी और गहरे राज की शुरुआत है? मैंने टूटी हुई शीशे के टुकड़े में अपना चेहरा देखा। मेरी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे कुछ हल्के हो गए थे और चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे कई दिनों बाद सुकून मिला हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर मैडम कविता इतनी ही दयालु हैं, तो वो ये सब छुपकर क्यों करती हैं और दिन में फिर इतनी कठोर क्यों बन जाती हैं? दोपहर का समय था, सभी कैदियों को खाना बांटा जा रहा था। तभी अचानक पूरे जेल में वही जानी पहचानी टक टक की आवाज गूंज उठी। मैडम कविता अपने सख्त अंदाज में सामने आई। उनकी वर्दी एकदम करीने से पहनी हुई थी, हाथ में वही छड़ी और आंखों पर काला चश्मा। उन्हें देखते ही सारी औरतें इधर उधर सिमट गईं। वो सीधा मेरे पास आईं और बिना कुछ कहे मेरी थाली पर अपनी छड़ी मारते हुए बोली, ये खाना तुम्हारे बाप के घर से नहीं आता है, जल्दी खत्म करो और काम पर लगो, यहाँ कोई मुफ्त में नहीं खाता। उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि मैं एक पल के लिए सन्न रह गई। मेरे मन में सवाल उठा, क्या ये वही औरत है जो रात को मेरे साथ इतनी नरमी से पेश आई थी? उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें काले चश्मे के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाह रही हों। तभी मुझे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, देसी घी की वही खुशबू जो रात को मेरे बिस्तर के आसपास फैली हुई थी। अब मैं पूरी तरह से उलझ चुकी थी। दिन में वो एक जल्लाद लगती थी। मैंने हिम्मत करके उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन एक महिला सिपाही ने मुझे डांटते हुए रोक लिया। कहाँ जा रही है? वापस जा अपनी जगह। मैं चुपचाप लौट आई, लेकिन अब मेरे मन में ये साफ हो चुका था कि इस जेल की दीवारों में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है और उस राज की जड़ें शायद मैडम कविता के बीते हुए समय में कहीं गहराई से जुड़ी हुई हैं। शाम होते ही मैंने उस बूढ़ी औरत को ढूंढना शुरू किया जो बैरक के एक कोने में अकेली बैठी रहती थी। लोग कहते थे कि वो मैडम के कई राज जानती है,
मैं जाकर उसके पास बैठ गई। अम्मा, मैडम कविता रात को जो करती हैं वो क्या है? वो क्यों छुपकर औरतों की नाभि में घी लगाती हैं? अम्मा ने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें मेरी तरफ उठाईं, एक गहरी सांस ली और बोली, बेटी, इस जेल में हर इंसान की एक कहानी है। मैडम कविता भी कभी तुम्हारी तरह एक सीधी सादी लड़की थी जिसके साथ जिंदगी ने बहुत अन्याय किया। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। वो जो करती है वो कोई जादू नहीं है, वो एक पछतावा है। वो उन औरतों को बचाती है जो अकेलेपन और दुख में टूट जाती है, पागल हो जाती है। ये घी, ये सिर्फ एक बहाना है। असल में वो उनके दर्द को कम करती है, उन्हें सुलाती है, उन्हें संभालती है। मैं हैरानी से उन्हें देखती रह गई, लेकिन वो ये सब खुलेआम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिस्टम पत्थर जैसा है और पत्थर को किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा की बातों ने मेरे मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी। अब मुझे मैडम कविता के बारे में और जानने की चाह होने लगी थी। मैं कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी एक वार्डन तेज कदमों से आई और मेरा नाम पुकारा। सुहाना, चलो, तुम्हारे पति के केस की फाइल आई है। तुम्हें सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में बुलाया गया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरी रिहाई की उम्मीद थी या फिर कोई नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी? मैं घबराते हुए ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई और तभी मेरी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो था कबीर। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही कबीर जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था और अब वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनकर मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरे दिल ने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होने वाला है। वही कबीर जो कभी मेरे पति का सबसे करीबी दोस्त था और अब मेरी बर्बादी की वजह बन चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दी और धीरे से बोला, सुहाना, जितना भागना है भाग लो। इस जेल से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। मैंने सबको खरीद लिया है। उसकी बातों ने एक बार फिर मेरे अंदर डर भर दिया। लेकिन तभी मैडम कविता अपने ऑफिस से बाहर आईं। उन्होंने कबीर को एक ऐसी नजर से देखा जिसमें साफ नफरत थी। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, अंदर आओ लड़की, और याद रखना, यहाँ के ताले सिर्फ चाबी से नहीं, हिम्मत से खुलते हैं। उनकी आवाज में इस बार एक अलग ही ताकत थी। मैं उनके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनका लहजा अचानक बदल गया। उन्होंने जल्दी से एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। इसे ध्यान से पढ़ो और जो लिखा है उसे याद कर लो। मैंने कांपते हुए वो कागज लिया। उसमें मेरे पति के कत्ल से जुड़ी ऐसी बातें लिखी थीं जो पुलिस ने जानबूझकर छुपा दी थीं। कबीर का नाम, एक बैंक अकाउंट की डिटेल और कुछ ऐसे सबूत जो साफ बता रहे थे कि ये सब एक साजिश थी। मैं हैरान रह गई। कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है। मैं तुम्हें वो हथियार दे रही हूं जो तुम्हें इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। लेकिन उन्होंने फिर सख्त आवाज में कहा, याद रखना, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर उन्होंने फिर से वही सख्त चेहरा ओढ़ लिया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं समझ गई थी मैडम कविता सिर्फ मेरे शरीर का ही इलाज नहीं कर रही थी, बल्कि वो मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरी लड़ाई भी लड़ रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अब मुझे सच जानने की बेचैनी और बढ़ गई थी। अगले दिन अदालत में जब मुझे कटघरे में खड़ा किया गया तो सामने मेरे ससुराल वाले खड़े थे। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान पर उंगली उठाने की? मेरे ससुर चिल्ला रहे थे। ये सब झूठ है, तुम्हारे दिमाग की उपज है। अगर दोबारा किसी का नाम लिया तो जुबान खींच ली जाएगी। मैं कांप रही थी, लेकिन मुझे मैडम कविता की बात याद थी, ताले हिम्मत से खुलते हैं। मैंने गहरी सांस ली और जोर से कहा, इस कत्ल के पीछे कबीर का हाथ है। पूरा कोर्ट रूम एक पल के लिए शांत हो गया। हर कोई मुझे देखने लगा। मेरा वकील भी गुस्से में बोला, तुम्हें समझ में आता है तुम क्या कह रही हो? लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने वो पर्ची आगे बढ़ा दी जिसमें कबीर का नाम और बैंक अकाउंट की जानकारी लिखी थी। सभी की नजरें उस कागज पर टिक गईं। कबीर के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन फिर वो संभल गया और हंसते हुए बोला, जज साहब, ये तो सब झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मेरे ससुराल वालों ने भी उसी का साथ दिया। ये लड़की पागल हो गई है, अपने जुर्म से बचने के लिए कुछ भी कह रही है।
मैंने अपनी सास की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उस पल मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह से अकेली हूं। जज ने उस पर्ची को देखा और फिर ठंडे लहजे में कहा, ये सबूत पर्याप्त नहीं है। मेरे हाथ से वो कागज छूट गया जो मेरे लिए उम्मीद था। वह अदालत के लिए एक बेकार कागज बन गया, क्योंकि मैं ये साबित ही नहीं कर सकती थी कि ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उस पल मुझे लगा जैसे मैडम कविता ने मुझे सहारा देने की बजाय मुझे एक और गहरी खाई में धकेल दिया हो। अब मेरे पास ना कोई सबूत था, ना कोई साथ देने वाला, और सामने खड़ा था कबीर, जो मुस्कुरा रहा था जैसे उसने पहले ही मेरी हार तय कर दी हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और मैडम कविता की चाल अभी बाकी है। पुलिस की गाड़ी में वापस सेंट्रल जेल लौटते वक्त मेरा दम घुट रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैडम कविता ने मेरे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। उन्होंने मुझे एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया था जिससे लड़ने की ताकत मुझ में नहीं थी। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थीं और मेरा दिल बार बार यही कह रहा था, जिस औरत को मैं अपना सहारा समझ बैठी थी, शायद वो सच में वही है जो कैदियों के दिमाग से खेलती है। जेल पहुंचते ही मुझे फिर उसी अंधेरी बैरक में धकेल दिया गया। रोशनी ने मेरी हालत देखकर मेरे सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरे अंदर गुस्से की आग जल रही थी। मैंने ठान लिया था, आज रात जब वो आएंगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे पूछूंगी कि उसने मुझे इस आग में क्यों झोंका। पूरा दिन मैं पागलों की तरह अपनी कोठरी में चक्कर लगाती रही। खाना मेरे सामने रखा था, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। दूर से मैंने देखा मैडम कविता सिपाहियों के साथ राउंड लगा रही थी। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे वो मुझे पहचानती ही ना हो। उनका वही सख्त चेहरा, वही छड़ी की आवाज। मुझे लगने लगा शायद रात वाली औरत कोई और थी और दिन वाली कोई और। शाम होते होते जेल में फिर वही खामोशी छा गई। आज बारिश नहीं थी, लेकिन आसमान में काले बादल घिरे हुए थे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरे हाथ में तकिए के नीचे छुपा हुआ एक लोहे का चम्मच था जो मैंने चुपके से रसोई से उठा लिया था। आज मैं तैयार थी। अगर वो फिर मेरे साथ कुछ करने आई तो मैं उससे अपनी जिंदगी का जवाब मांगूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर रात के 12 बज गए। वही आवाज, ताले खुलने की खड़खड़ाहट और भारी जूतों की आहट मेरे करीब आने लगा। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, मैं अचानक उठकर बैठ गई और लोहे का चम्मच उनकी गर्दन के पास रख दिया। बस, बहुत हो गया मैडम। आपने मुझे वो नाम क्यों दिया? आप चाहती क्या हैं? मुझे पागल बनाकर यहीं सड़ा देना चाहती हैं? मेरी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। ना उन्होंने चिल्लाया, ना ही किसी को बुलाया। वो धीरे से वहीं जमीन पर बैठ गईं और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम अभी बहुत कमजोर हो सुहाना। तुम्हें लगता है सच इतनी आसानी से जीत जाता है? उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल में उतर रहा था। कबीर का नाम लेना तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान था। मैं देखना चाहती थी कि तुम उस दरिंदे के सामने खड़ी हो सकती हो या नहीं। मैं स्तब्ध रह गई। अगर आज तुम अदालत में डर जाती तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करती। मेरे हाथ में पकड़ा चम्मच धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसे नीचे रख दो। ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी हिम्मत है। और मैं हर रात इस घी के जरिए उसी ताकत को मजबूत करने आती हूँ। उनकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मेरा हाथ अपने आप नीचे गिर गया, चम्मच जमीन पर खनक गया। उन्होंने धीरे से मुझे वापस लिटा दिया। उनके हाथ में फिर वही छोटी डिब्बी थी। उन्होंने मेरी नाभि पर भी घी लगाया और पहले की तरह हल्के हल्के हाथों से मालिश करने लगी। इस बार मेरे अंदर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मुझे एहसास हो रहा था कि यह सब कोई जादू नहीं, बल्कि एक तैयारी है, एक लड़ाई की तैयारी जो मुझे खुद लड़नी है। मैडम कविता की उंगलियां जैसे मेरे शरीर ही नहीं, मेरे हौसले को भी जगा रही थी। और उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई है जो अंधेरे में रहकर भी मेरे लिए रोशनी बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये था, क्या मैं उस रोशनी के सहारे अपने दुश्मनों को हरा पाऊंगी, या फिर ये जेल ही मेरी आखिरी मंजिल बन जाएगी?
इस बार उनका स्पर्श पहले से अलग था, भारी, जैसे उनके अपने दिल में कोई गहरा दर्द दबा हुआ हो। मैंने महसूस किया उनकी आंख से गिरा एक आंसू मेरी नाभि पर लगे घी में मिल गया। मेरा सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह एक गहरी जिज्ञासा ने ले ली। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन है मैडम? आप एक जेलर होकर मेरी मदद क्यों कर रही हैं? और ये घी वाला तरीका आखिर है क्या? मैडम कविता के हाथ एक पल के लिए रुक गए, फिर उन्होंने धीरे से सांस ली और दोबारा मेरी नाभि के पास हल्की मालिश करते हुए बोली, 20 साल पहले मैं भी इसी सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 7 में एक कैदी थी। मेरी सांसें थम गईं। मुझ पर भी वही इल्जाम लगा था जो आज तुम पर है। उनकी आवाज में एक अजीब सी टूटन थी और मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची थी, मेरी 6 महीने की बेटी अंकिता। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। ये जेल बहुत बेरहम है सुहाना। यहाँ की हवा में ही जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उनकी आवाज कांपने लगी। मेरी बच्ची इस माहौल को सह नहीं पाई। उसे पेट की बहुत भयानक तकलीफ हो गई। उसका पेट सख्त हो गया। वो दिन रात रोती रहती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस समय की जेलर के आगे हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, उससे कहा मेरी बच्ची को अस्पताल ले जाओ। लेकिन उसने कहा, यहाँ कैदियों के बच्चे मरने के लिए ही पैदा होते हैं। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। वो कुछ पल के लिए रुक गईं, जैसे वो दर्दनाक याद फिर से जी रही हो। मैं बिना सांस लिए उनकी बात सुन रही थी। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ देसी घी की खुशबू और एक टूटी हुई माँ की सिसकियां गूंज रही थी। वो मेरी गोद में ही दम तोड़ गई सुहाना। उसकी अतड़ियां सूख कर सख्त हो गई थीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाद में डॉक्टर ने बताया, अगर समय पर उसकी नाभि में तेल या घी से मालिश कर दी जाती तो उसके शरीर को आराम मिलता, उसका दर्द कम होता और शायद वो बच जाती। मेरे दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उस रात मैंने तय किया कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनूंगी। मैं इसी जेल में वापस आऊंगी जहां मेरी ममता मरी थी। उनकी आवाज अब बहुत मजबूत होने लगी। मैंने जेल में रहते हुए पढ़ाई पूरी की, मेहनत की और एक दिन ये साबित भी हो गया कि मैं बेगुनाह हूँ और बाइज्जत बरी हुई। और फिर मैंने इस पोस्ट का एग्जाम दिया और आज मैं यहाँ जेलर हूँ। मैं हैरान थी। दिन में मैं वही सख्त जेलर बनती हूँ जो कभी मेरी दुश्मन थी, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन रात में मैं निर्दोष औरतों की मदद करती। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं हर उस लड़की के पास जाती हूँ जिसकी आंखों में मुझे अपनी अंकिता की खालीपन नजर आता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये देसी घी कोई जादू नहीं है, ये मेरी दादी का पुराना तरीका है। जब इंसान बहुत ज्यादा सदमे में होता है तो उसका शरीर और दिमाग दोनों असंतुलित हो जाते हैं। नाभि पर हल्की मालिश उसे शांत करती है, उसे टूटने से बचाती है। मैं ध्यान से उनकी हर बात सुन रही थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी सुहाना, क्योंकि तुम में मुझे मेरी वही बच्ची नजर आती है जो अगर जिंदा होती तो शायद तुम्हारी ही उम्र की होती। इतना कहते ही मैडम कविता खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल मेरे सामने कोई सख्त जेलर नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई माँ थी जो अपने बीते हुए दर्द को दूसरों को बचाकर ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और पहली बार मुझे समझ आया कि इस जेल की सबसे डरावनी औरत असल में सबसे ज्यादा टूटी हुई इंसान है। वो सख्त दिखने वाली जेलर उस पल मेरे सामने सिर्फ एक टूटी हुई माँ थी। मैंने आगे बढ़कर मैडम कविता के हाथ थाम लिए और हम दोनों उस अंधेरी बैरक में देर तक चुपचाप रोते रहे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में पूछा, लेकिन कबीर का इस सबसे क्या लेना देना है? उसने मेरे पति अजीत को क्यों मारा? मैडम कविता ने अपनी आंखें पोंछी और अगले ही पल उनका चेहरा फिर से सख्त हो गया, जैसे उन्होंने अपने दर्द पर एक मजबूत पर्दा डाल लिया हो। उन्होंने लालटेन की लौ थोड़ी तेज की और धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, कबीर सिर्फ तुम्हारे पति का दोस्त नहीं था, वो उन लोगों का मोहरा है जो तुम्हारी सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पता चल गया था कि तुम्हारे पति ने एक वसीयत लिखी है जो तुम्हारे नाम है। मेरी सांसें रुकने लगीं और उस रात जो कुछ हुआ उसका एक गवाह आज भी जिंदा है। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। कौन? उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, वो इस जेल के मर्दाना वार्ड में कैद है।
तुम्हारे ससुराल का पुराना मुंशी बाबा बाबूलाल। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन याद रखना, जेल की दीवारों के भी कान होते हैं। अगर कबीर को पता चल गया कि तुम बाबा बाबूलाल तक पहुंच गई हो तो वो तुम्हें यहीं खत्म करवा देगा। उनकी आवाज में साफ चेतावनी थी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मैडम कविता उठ खड़ी हुई। उन्होंने अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर से वही सख्त जेलर बन गई। कल से तुम्हारी ड्यूटी मैस में है, वहीं से तुम्हें मर्दाना वार्ड का रास्ता मिलेगा। फिर जाते जाते उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। हिम्मत मत हारना लड़की, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी अंकिता की भी है। और वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। ताले के बंद होने की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। उसके साथ मैडम साथ और सच जानने की आग। अगले दिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम में ढील देने की? आशा मौसी की कड़क आवाज मेरे कानों में गूंजी। अगर एक भी रोटी जली या सब्जी में नमक ज्यादा हुआ तो याद रखना, मैडम कविता तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मेरी नजर बार बार उस बड़े लोहे के थाल पर जा रही थी जो मर्दाना वार्ड में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। आज सुबह ही मैडम कविता ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगवाई थी और उनका इशारा साफ था, यही वो रास्ता है जो मुझे सच तक ले जाएगा। किचन का माहौल घुटन भरा था। धुआं, पसीना और सड़ी हुई सब्जियों की बदबू। चारों तरफ औरतें मशीन की तरह काम कर रही थीं, लेकिन मेरी आत्मा उस मर्दाना वार्ड की तरफ भाग रही थी जहां बाबा बाबूलाल कैद थे। जब सिपाही खाना लेकर जाने लगे तो मैंने मौका देखकर चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो सीधा काल कोठरी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं दीवारों के साए में छिपती सांस रोककर आगे बढ़ती रही। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे मौत मेरा इंतजार कर रही हो। जब सिपाही मर्दाना वार्ड के बड़े गेट पर रुके और पहरेदार से बात करने लगे तो मैंने जल्दी से पास पड़ी खाली बोरियों के ढेर में खुद को छुपा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। सांसें तेज थीं, लेकिन मेरे अंदर जल रही आग मुझे हिम्मत दे रही थी। अब मैं उस सच के बिल्कुल करीब थी जो मेरी जिंदगी बदल सकता था या उसे हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता था। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं मार दिए जाओगे। ये मर्दों का वार्ड है, यहाँ औरतों का आना मना है। एक भारी डरावनी आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने बोरी के पीछे से झांक कर देखा। एक अधेड़ उम्र का कैदी जिसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे, दूसरे कैदी को धमका रहा था। मैं समझ गई, यहाँ कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाई और जैसे ही सिपाही खाना देकर मुड़े, मैं झुककर दीवार से लगकर धीरे धीरे उस बैरक की तरफ बढ़ने लगी जिसका नंबर मैडम कविता ने बताया था। बैरक नंबर 12। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा। मैं सलाखों के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बाबा, मैं अजीत की पत्नी हूँ, मुझे सच जानना है। जैसे ही उसने मेरा नाम सुना वो चौंक गए। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, वही डर जो मैंने कई बार मैडम कविता की आंखों में भी देखा था। वो कांपती आवाज में बोला, बेटी, यहाँ से चली जाओ, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। कबीर, उसने ही तुम्हारे पति को मारा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अजीत ने उसकी 2 नंबर की कमाई का राज जान लिया था, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे उसने चाकू से वार किए। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे पास उसका वीडियो भी है। उस रात सब रिकॉर्ड हो गया था। मेरी उम्मीद फिर जाग उठी, लेकिन मैंने वो सबूत जायदाद के कागजों के साथ तुम्हारे घर के पीछे वाले पुराने नीम के पेड़ के नीचे छुपा दिया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब मेरे पास सच्चाई थी, सबूत था। मैं कुछ और पूछती उससे पहले ही दूर से सीटी की आवाज गूंजी और भारी जूतों की आहट मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ओए, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? एक सिपाही चिल्लाया। ये वही है जिसने अपने पति को मारा था। इसे यहाँ किसने आने दिया? अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़कर जोर से खींचा। मैं दर्द से चीख उठी। मुझे घसीटते हुए वापस ले जाया जा रहा था। रास्ते में खड़े कैदी मुझे घूर रहे थे। कोई फप्तियां कस रहा था, लेकिन मेरे कानों में
सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कबीर ने तुम्हारे पति को मारा है और सबूत तुम्हारे घर में दबा है। मुझे सीधे किचन के पास लाया गया जहां मैडम कविता पहले से खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इतनी हिम्मत, जेल के नियम तोड़ती है, अब तुझे सजा मिलेगी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी कैदी और सिपाही डर गए। इसे तुरंत काल कोठरी में डाल दो। सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। सभी औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई चेतावनी हूं। लेकिन जब मैडम कविता मुझे कोठरी की तरफ ले जा रही थी तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरे कान में कहा, शाबाश सुहाना, तुमने वो कर दिखाया जो कोई मर्द नहीं कर सका। मैं चौंक गई। अब बाकी काम मेरा है, बस आज रात चुपचाप इंतजार करना। उनकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो गुस्से वाली जेलर नहीं बल्कि मेरी साथी लग रही थी। मुझे समझ आ गया वो थप्पड़ सिर्फ दिखावा था ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कबीर के आदमी इस जेल के अंदर भी मौजूद हैं और वो मेरी जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। काल कोठरी में मुझे धक्का देकर बंद कर दिया गया। अंधेरा, सन्नाटा और घुटन, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनने वाली थी, क्योंकि अब या तो मैं सच के साथ जिंदा बाहर निकलूंगी या फिर इस अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगी। वहां ना कोई रोशनी थी, ना हवा का कोई झोंका। दीवारों से नमी टपक रही थी और चूहों की भाग दौड़ की आवाजें मेरे दिमाग को तोड़ रही थीं। मैं उस अंधेरे में सिकुड़कर बैठी थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस मुझे इतनी जिंदगी दे दो कि मैं अपने पति के कातिलों को सजा दिला सकूं। तभी कोठरी के छोटे से सुराग से एक काली परछाई सी दिखने लगी। मैंने सोचा शायद मैडम कविता आई हैं, लेकिन इस बार कदमों की आवाज अलग थी। ये उनकी टक टक नहीं थी, ये किसी शिकारी की तरह दबे पांव आने की आहट थी। अचानक उस सुराग से एक पतली सी पाइप अंदर घुसी और उसमें से जहरीला धुआं निकलने लगा। मेरा दम घुटने लगा, सांसें भारी हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे समझते देर नहीं लगी। कबीर को सब पता चल चुका है और वो मुझे यहीं खत्म करना चाहता है। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारे, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। सब कुछ धुंधला होने लगा और तभी दरवाजा अचानक खुला। किसी ने मुझे पकड़कर बाहर खींच लिया। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। वो मैडम कविता थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, बल्कि डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे अपने कंधे पर उठाया और जल्दी जल्दी अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए अपने निजी क्वार्टर की तरफ ले गई। सुहाना, वक्त बहुत कम है, उन्होंने हाँफते हुए कहा। कबीर ने जेल के बड़े अधिकारियों को पैसे देकर तुम्हारा फर्जी डेथ वारंट निकलवा लिया है। वो चाहते हैं कि कल सुबह तुम्हारी लाश किसी हादसे की तरह बाहर जाए। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। हमें अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठाया और जल्दी से वही छोटी डिब्बी निकाली। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी नाभि पर घी लगाया और मालिश करने लगी। यह आखिरी बार है सुहाना, तुम्हें होश में रहना होगा, अपने दिमाग को मजबूत रखना होगा। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। बाहर एक गाड़ी खड़ी है जो तुम्हें यहां से निकाल ले जाएगी, लेकिन अगर तुम पकड़ी गई तो ना तुम बचोगी न मैं। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां डर भी था और ममता भी। उन्होंने जल्दी से मुझे एक पुराना सा दुपट्टा और कपड़े पहनाए ताकि मैं पहचान में ना आऊं, और एक फाइल मेरे हाथ में थमा दी। इसमें तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत हैं। मैंने पिछले 5 सालों में सब इकट्ठा किए हैं। मैं हैरान रह गई। अब तुम्हें बाबा बाबूलाल के बताए हुए जगह पर जाना है और वहां से वो वीडियो निकालनी है। हम दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक पूरे जेल में सायरन गूंज उठा। लाल लाइटें जलने बुझने लगीं। कैदी फरार हो गया, कैदी फरार हो गया। हर तरफ हड़कंप मच गया। मैडम कविता ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अब खेल हमारे हाथ से निकल चुका है। कबीर खुद जेल के गेट पर पहुंच चुका है और उसके साथ भारी पुलिस फोर्स है। हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा। हम तेजी से भागते हुए पीछे के गेट की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरे कदम अचानक रुक गए। सामने कबीर खड़ा था। उसके साथ उसके हथियारबंद आदमी हाथ में पिस्तौल और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए खड़े थे। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और हंसते हुए बोला, सुहाना, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी? मेरे हाथ कांपने लगे,
लेकिन इस बार मैं डर कर पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ डर नहीं था, सच भी था और हिम्मत भी। और अब ये आखिरी टक्कर थी, सच और झूठ के बीच, जिंदगी और मौत के बीच। और इस बार फैसला यही होने वाला था। एक जेलर की मदद से तुम मुझसे बच जाओगी, कबीर ने हंसते हुए कहा। आज तुम भी मरोगी और ये मैडम भी। उसने पिस्तौल सीधा मेरी पेशानी पर तान दिया। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी सांसें जैसे थम गई थीं, लेकिन तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, गोली चला दो। कबीर, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी हिम्मत है तो एक बेगुनाह औरत को मार कर दिखाओ। मैंने पलट कर देखा। मैडम कविता सीधी खड़ी थीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। लेकिन याद रखना, ये जेल आज तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बनने वाली है। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि हवा भी जैसे ठहर गई। कबीर हंसा और उसने पिस्तौल और जोर से मेरे माथे पर दबा दी। मैडम, आपने बहुत देर कर दी। इस जेल का आईजी हो या सिपाही, सब मेरी जेब में है। आज रात जो होगा वो बस एक पुलिस मुठभेड़ कहलाएगा और सुबह तुम दोनों की लाशें कूड़े में मिलेंगी। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली हिलाई ही थी कि अचानक पूरे मैदान में तेज सर्च लाइट जल उठी। चारों तरफ से रोशनी फैल गई। ऊपर दीवारों पर खड़े गार्ड्स ने अपनी राइफलें कबीर और उसके आदमियों पर तान दी। हथियार नीचे डाल दो कबीर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। माइक पर एक भारी आवाज गूंजी। जिस आईजी को तुमने खरीदा था वो अब सस्पेंड हो चुका है। मैंने ऊपर देखा। यह एंटी करप्शन विभाग का अफसर था, जिसे पहले ही मैडम कविता ने सारे सबूत दे दिए थे। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांसें वापस आ गई हों। मैडम कविता आगे बढ़ी और उन्होंने कबीर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज पूरे जेल में गूंज गई। कुछ नेक काम अंधेरे में इसलिए किए जाते हैं ताकि तुम जैसे शैतानों को उनकी खबर भी ना हो। उनकी आवाज में जीत की ताकत थी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। अदालत में मामला दोबारा खुला। बाबा बाबू लाल की बताई जगह से मेरे घर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से वो फाइल और वीडियो बरामद हुई, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा था। कैसे उस रात कबीर और उसके साथियों ने मेरे पति अजीत का कत्ल किया और फिर मुझे बेहोशी की हालत में वहां छोड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, सच सामने आने के थे। वो बैंक अकाउंट की जानकारी भी सामने आई, जिससे साबित हुआ कि कबीर प्रॉपर्टी बेचकर पैसे विदेश भेजने वाला था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही हफ्तों में सच की जीत हुई। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया और कबीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस दिन जब मैं जेल से बाहर निकली तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही दीवारें, वही दरवाजे, लेकिन अब वो मुझे कैद खाना नहीं, एक ऐसी जगह लग रही थी जहां मैंने अपने डर से लड़ना सीखा, जहां मैंने सच के लिए खड़ा होना सीखा, और सबसे बढ़कर जहां मुझे एक ऐसी औरत मिली जो बाहर से पत्थर थी लेकिन अंदर से एक माँ थी। मैंने दूर खड़ी मैडम कविता की तरफ देखा। उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और मैं समझ गई, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते और कुछ कहानियां अंधेरे में शुरू होकर रोशनी पर खत्म होती हैं। जिस दिन मेरी रिहाई का आदेश आया, पूरे महिला वार्ड में एक अजीब सी खुशी फैल गई। रोशनी और बाकी कैदी औरतें मुझे गले लगाकर रो रही थीं, जैसे उनकी अपनी कोई उम्मीद आज आजाद हो रही हो। लेकिन मेरी नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, मैडम कविता। मुझे बार बार वो रात याद आ रही थी जब उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया था। तब मुझे एहसास हुआ कि इन सलाखों के पीछे सिर्फ अपराधी नहीं होते, कभी कभी ऐसी रूहें भी कैद होती हैं जो बाहर से पत्थर लगती हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत का दर्द जिंदा होता है। रिहाई से ठीक पहले मुझे मैडम कविता के ऑफिस में बुलाया गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में वही छड़ी, चेहरे पर वही सख्ती, जैसे कुछ बदला ही ना हो। मैं धीरे धीरे उनके पास गई और झुककर उनके पैर छू लिए। बस उसी पल उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से दराज खोली और वही छोटी सी देसी घी की डिब्बी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ सुहाना। बाहर की दुनिया इस जेल से भी ज्यादा कठोर है। वहां तुम्हें बहुत से कबीर जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे।
मेरी आंखें भर आईं। जब भी लगे कि तुम्हारी हिम्मत टूट रही है तो इसे याद करना, ये सिर्फ घी नहीं है, ये सुकून का वो रास्ता है जो तुम्हारी रूह को तुम्हारे शरीर से जोड़े रखेगा। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरी अंकिता तो चली गई, लेकिन तुम मेरी जीत हो। मैंने इस सिस्टम के अंदर रहकर एक बेटी को बचा लिया। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मैंने उनसे धीरे से पूछा, मैडम, क्या आप ये सब आगे भी करती रहेंगी? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां नई कैदी औरतों को अंदर लाया जा रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। जब तक इस दुनिया में बेबस औरतें रहेंगी, मैडम कविता रात के अंधेरे में आती रहेगी। ये मेरा गुनाह नहीं है, ये मेरा प्रायश्चित है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। जब मैं जेल के बड़े गेट से बाहर निकली तो मेरा छोटा बच्चा मेरी गोद में था और मेरी सास सिर झुकाए अपने किए की माफी मांग रही थी। मैंने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से पीछे मुड़कर उस ऊंची जेल की दीवार को देखा, जहां मैंने अपना सब कुछ खोया भी था और वहीं खुद को फिर से पाया भी था। उस दीवार के पीछे एक ऐसी औरत थी जो अंधेरे में रहकर दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनती रही। मैंने अपनी मुट्ठी में वो छोटी सी डिब्बी कस ली और मन ही मन कहा, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। फिर मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां डर नहीं, हिम्मत मेरा साथ देने वाली थी। गेट पर मैडम कविता उसी सख्त वर्दी में खड़ी थी। उनका चेहरा दूसरी तरफ था और वो एक कांस्टेबल को कड़ी आवाज में निर्देश दे रही थी। बाकी कैदी उनसे डरकर दूर हट रहे थे, लेकिन मैं जानती थी उस सख्त चेहरे के पीछे एक माँ छुपी है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी खोई हुई बेटी का दर्द दूसरों के जख्म भरकर जीना सीख लिया था। मेरी नाभि में अभी भी वो हल्की सी ठंडक बाकी थी जो उस रात उन्होंने मुझे दी थी। वो ठंडक अब मेरे पूरे अस्तित्व में एक हिम्मत बनकर दौड़ रही थी। मैंने उसी पल तय कर लिया कि अब मैं बाहर जाकर उन बेगुनाह औरतों की आवाज बनूंगी जो इन सलाखों के पीछे चुपचाप घुटकर मर जाती हैं। मैडम कविता का वो राज अब मेरा भी राज था। एक ऐसा सच जिसे शायद दुनिया कभी पूरी तरह समझ न पाए, लेकिन वही सच हजारों टूटी हुई जिंदगियों को सहारा देता है। आज भी जब कभी मुझे देसी घी की हल्की सी खुशबू महसूस होती है तो मुझे जेल की वो रहस्यमयी रातें याद आ जाती हैं। वो रातें जहां डर भी था और सुकून भी, जहां दर्द भी था और उसका इलाज भी। मैंने वहां से जो सीखा वो किसी किताब में नहीं लिखा था। मैंने सीखा कि नेकी सिर्फ पूजा पाठ या दान करने का नाम नहीं है। नेकी वो है जो किसी टूटे हुए इंसान को चुपचाप सहारा दे। इंसानियत किसी वर्दी या किसी पद की मोहताज नहीं होती। वो तो एक एहसास है जो एक जेलर को माँ बना देता है और एक कैदी को फिर से इंसान बना देता है। जेल की वो बैरकें आज भी शायद रात को उतनी ही खामोश होती होंगी। आज भी कैदी औरतें उस काली छाया से डरती होंगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो कोई डर नहीं, वो एक राहत है, एक ऐसी खुशबू जो उस गंदी घुटन भरी हवा में भी इंसानियत को जिंदा रखती है। कुछ दिए हमेशा अंधेरे में ही जलते हैं ताकि उनकी रोशनी सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जो रास्ता भटक चुके हैं। मैडम कविता का वो देसी घी वाला जादू दरअसल कोई जादू नहीं था। वो इंसानियत की वो तड़प थी जो हर उस दिल में होती है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सच और हमदर्दी की एक छोटी सी बूंद पूरे समाज की सूखी जमीन को फिर से जिंदा कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। इस कहानी में दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं, जगहें और नाम सिर्फ कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसका किसी भी असली व्यक्ति, जेल, सरकारी संस्था या वास्तविक घटना से कोई भी संबंध नहीं है। इस वीडियो में दिखाई गई बातों को वास्तविकता के रूप में ना लें। कहानी का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि मुश्किल हालात में भी इंसानियत, हिम्मत और सच की जीत हो सकती है। अगर किसी को इस कहानी का कोई हिस्सा आपत्तिजनक लगे तो ये केवल एक काल्पनिक कहानी का हिस्सा है।
इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।